जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो है से आधुनिक भारत का इतिहास में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार एवं पतन पढ़ने वाले हैं। उसका पतन का कारण पढ़ेंगे, पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे और पुर्तगाली साम्राज्य का जो हमारे देश में क्या क्या योगदान रहा है, ये सारा आज हम लोग इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियोज़ को ऐसा तैयार किया गया है जो आपको हर सिविल सर्विसेज, वा तो फिर आप यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीटी से भी इससे ऐसा तैयार किया गया है जो कि आपका पीटी से भी क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। साथ साथ अगर आप मेंस का लिखने जा रहे हैं तो इस वीडियोज़ को ऐसा तैयार किया गया है कि आप इस वीडियोज़ के माध्यम से आप मेंस का भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सारा आंसर राइटिंग की तरह आपको हूबहू इस वीडियोज़ में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, वीडियोज़ पर अगर नए हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हम लोगों का मोटिवेशन देता है और लगता है कि नहीं, हम वीडियो हमें और बनाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए वीडियोज़ को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार। भारत में यूरोपीय कंपनी का जब आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगाल आए। भारत में जो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, उसके बाद में डच आया, उसके बाद में ब्रिटिश आया, उसके बाद में डेनिश आया, उसके बाद में फ्रांसीसी आया। तो आज हम लोग ना डच पढ़ेंगे, ना ब्रिटिश, ना डेनिश, ना फ्रांसीसी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुर्तगाल पढ़ेंगे। पुर्तगाल का पूरा साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत में आने वाले यूरोपीय में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रख करके भारत में प्रवेश किया और फिर विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, दुर्ग, किला, बस्ती की स्थापना की। यह फैक्ट्री उत्पादन के केंद्र नहीं थे। ये जो फैक्ट्री, दुर्ग, किला जो उन्होंने स्थापना किया, ये कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि एक भंडार गृह था। जो वो व्यापार करते थे, वो भंडार गृह यानी कि वो सामान रखने का, वो व्यापार जो सामान वो खरीदे उसको रखने का एक स्थान था। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता था और उसे यूरोप भेजा जाता था। यह एक प्रकार का गोदाम कार्यालय था जिसमें कंपनी के कर्मचारी वस्तु रखे जाते थे। पुर्तगाली स्वयं इन पद्धति को जो है से इटली से सीखा था। कहाँ से सीखा था दोस्तों? तो इटली से सीखा था। ये सारा पद्धति जो है से वो कहाँ से सीखा? पुर्तगाली ने इटली से सीखा था। भारत में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? तो वो वास्को डी गामा था, जिसने 1498 में गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां तत्कालीन शासक जैमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, भरपूर स्वागत किया। जब वास्को डी गामा का स्वागत जैमोरिन द्वारा किया गया तो अरब के जो व्यापारी थे, जो पहले से वहां मौजूद थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के कारण आर्थिक नुकसान। जब वास्को डी गामा को जैमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया और व्यापार करने के लिए उसको अनुमति दिया गया, तो वो विरोध किए कि अगर इसको व्यापार करने का अगर अनुमति मिल जाएगा तो हम लोगों का आर्थिक नुकसान होगा, तो इसका विरोध किया। और विरोध करने का कारण आर्थिक नुकसान था, क्योंकि अरब के व्यापारियों को मानना था कि वास्को डी गामा द्वारा व्यापार करने पर उनकी आर्थिक हानि होगी, क्योंकि वो सारा व्यापार करके वो अपना देश लेकर के चला जाएगा। तो हम यहाँ रह रहे हैं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। किंतु फिर भी जैमोरिन जो था, उसने अरब के व्यापारी को विरोध को दरकिनार करते हुए वास्को डी गामा को व्यापार करने का अनुमति दे दिया। और वही जो वास्को डी गामा 1498 में जो आया, उसने क्या किया? काली मिर्च का व्यापार किया और 60 गुना लाभ कमाया। व्यापार यहाँ से करके लेकर के गया और अपना देश में जो है उसी को 60 गुना लाभ कमाया, जिसको देखते हुए पुर्तगाल का दूसरा व्यापारी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो है सन 1500 ईस्वी में भारत आया। इसके बाद है 1500 ईस्वी में कौन आया? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों ये एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। और इसके बाद जो है 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और व्यापारिक
लाभ लेने का प्रयास किया और यही प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली की संख्या भारत में बढ़ती गई, भारत में विस्तार होते गया। देन 1503 ईस्वी में पुर्तगाली जो है से सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कोचीन में खोला। तो वहीं 1505 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक केंद्र कन्नूर में खोला, दूसरा व्यापारिक केंद्र कन्नूर में खोला। तो पुर्तगाली सरकार फ्रांसीसी डी अल्मेडा को भारत में अपना पहला वायसराय, यानी वायसराय कहे तो गवर्नर जनरल, 1505 में उसको बना करके भारत में भेजा। जो 1509, यहाँ पे 15,009 हो गया, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे 1509 होगा। 1509 तक जो है से फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है से भारत में रहा। भारत में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा का रहा था। फ्रांसीसी डी अल्मेडा द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब क्या है, नीली पानी का नीति, यानी कि शांतिपूर्वक व्यापार करने का नीति, शांतिपूर्वक व्यापार करने का नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी किसको कहेंगे, शांतिपूर्वक व्यापार करने का नीति है। ब्लू वाटर पॉलिसी नीली पानी का नीति यानी शांतिपूर्वक व्यापार करने का नीति अपनाया, जिसका तात्पर्य था कि हिंद महासागर एवं अरब सागर से शांतिपूर्वक व्यापार किया जाए। उसने जब डी अल्मेडा ने जब भारत में आया तो उसने एक पॉलिसी जारी किया जो नीली पानी का नीति था। उसने कहा कि हम लोग व्यापार करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक से व्यापार करेंगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना आना है और व्यापार करके जो है अपना देश जाना है। तो शांतिपूर्वक व्यापार किया जाए। फ्रांसीसी डी अल्मेडा के साथ 3 मुस्लिम राज्य गुजरात, मिस्र और तुर्की की नौसैनिक बेड़ा जो है 1508 में युद्ध लड़ा, जो चौल का युद्ध के नाम से जाना गया। चौल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1508 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा और त्रिगुट राज्य जिसको हम बोल सकते हैं, कौन कौन, गुजरात, मिस्र और तुर्की के बीच में चौल का युद्ध हुआ था 1508 में। पूछ सकता है आपसे किसमें कि 1508 में जो चौल का युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ। तो एक तरफ जो था सो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, और दूसरी तरफ से त्रिगुट राज्य जो गुजरात, मिस्र और तुर्की थे। नेक्स्ट, इस युद्ध में फ्रांसीसी डी अल्मेडा का पराजय हुआ। जो त्रिगुट राज्य के साथ में जो युद्ध हुआ 1508 में, इसमें जो अल्मेडा का जो हुआ वो पराजय हुआ। अल्मेडा बुरी तरीक़ा से उसको लोग पराजय हुआ, विजय, और जो है से त्रिगुट राज्य क्या रहे, विजय रहे। वो त्रिगुट राज्य जो थे वो विजय रहे। किंतु एक वर्ष बाद पुनः 1508 में युद्ध का शुरुआत हुआ, चौल का युद्ध का। फिर एक वर्ष बाद क्या आएगा, 1509 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने संयुक्त मुस्लिम राज्य को चौल के युद्ध में पराजित किया। वही त्रिगुट राज्य को क्या किया, चौल के युद्ध में गुजरात, मिस्र और तुर्की को 1509 में फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने पराजित किया। पुर्तगालियों, और उसी से क्या हुआ, पुर्तगालियों की जो स्थिति ही वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। किंतु 1509 में अल्मेडा को पुर्तगाल वापस बुला लिया गया। उसके पश्चात अल्फांसो द अल्बुकर्क को दूसरा वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। जब अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया तो उन्होंने आने के पश्चात विवाह की नीति चलाई। इस विवाह की नीति के अंतर्गत पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करना था। जो पुर्तगाल के होंगे वो पुरुष होंगे और भारत के जो होंगे वो स्त्री होंगे। उन लोग के साथ में क्या करना था, एक दूसरे को विवाह करना था, ताकि भारत में ईसाइयों की संख्या बढ़ाया जा सके। इस संख्या पर अल्बुकर्क के बुढ़ाव जो था सो ज़्यादा करके बुढ़ाव था ही था, ये संख्या पर जोर दिया कि जो संख्या ईसाइयों का जो संख्या है वो बढ़ाया जा सके और अस्थाई पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सके। देन इसके बाद में अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसको, अल्बुकर्क को। इसका पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क बोलेंगे। अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को 1510 ईस्वी में युद्ध किया। अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में युद्ध किया और गोवा को जीत लिया।
जीत लिया और अपनी पुर्तगाली बस्ती में मिला लिया। गोवा को जीत करके उसने क्या किया, अपनी पुर्तगाली जो बस्ती था उसमें मिला लिया। वहीं 1511 में दक्षिण के पूर्वी एशिया में मलका मंडी पर कब्जा कर लिया। तो वहीं 1515 ईस्वी में आरस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। अल्बुकर्क आया तो बहुत काम किया यार, काम किया। ये किसके लिए, पुर्तगालियों के लिए जो है। इसी कारण से तो इसको अल्फांसो अल्बुकर्क को क्या बोला गया, भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला गया। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के लिए शक्ति संस्थापक के रूप में कार्य करते हुए अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। भारत में पुर्तगाली की ओर से भेजा गया अन्य शक्तिशाली वायसराय में एक और गवर्नर जनरल था, जो था एक मजबूत गवर्नर जनरल, जो नीनो डी कुन्हा नाम था उसका, नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी के रूप में किसने हस्तांतरित किया था, तो वो नीनो डी कुन्हा हस्तांतरित किया। वस्तुतः इसके पहले पुर्तगाली की कार्यालय जो थी वो कहाँ थी, कोचीन में थी। गोवा से पहले कहाँ थी, कोचीन में थी। अब जब नीनो डी कुन्हा जब आया तो उसने कहाँ किया, कोचीन से गोवा स्थानांतरित में कर दिया, जहाँ से परिवर्तित कर गोवा को मुख्यालय के रूप में किया गया। नीनो डी कुन्हा गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध किया, जहां बहादुर शाह युद्ध के दौरान समुद्र में डूब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह युद्ध बेसिन को जीतने की प्रक्रिया में किया गया था। नीनो डी कुन्हा के जो द्वारा युद्ध किया गया था वो बेसिन को जीतने की प्रक्रिया में यह युद्ध किया गया था। तो नीनो डी कुन्हा जो है कि अंततः जब वो मौत होता है तो नीनो डी कुन्हा ने जो है से अंततः बेसिन एवं द्वीप दोनों क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लेता है। पुर्तगालियों के द्वारा जो है से कार्टेज अर्मेडा काफिला नीति चलाई, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि पुर्तगाली व्यापारी को छोड़कर अन्य व्यापारी, जैसे में भारतीय व्यापारी, अरब व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी यदि समुद्र से व्यापार करेंगे अर्थात हिंद महासागर और अरब सागर से व्यापार करेंगे तो उन्हें पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा। बदले में पुर्तगालियों को टैक्स भी देना होगा। और जो व्यापारी परमिट लेंगे उन्हीं व्यापारियों को समुद्र मार्ग से व्यापार करने की अनुमति होगी, और जो बिना अनुमति के अर्थात बिना परमिट के समुद्र के मार्ग से व्यापार करेंगे उनके समुद्री जहाज को लूट लिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा। ये परमिट जारी किया गया था। कौन सा परमिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेज अर्मेडा काफिला नीति का परमिट जो चलाएगा। इसके माध्यम ये सारी बातें बोली गई कि जहाज को नीलाम कर लिया जाएगा, परमिट लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी बातें इस नीति के द्वारा कही गई। जो व्यापारी परमिट लेंगे, अगर परमिट ले भी लेता है तो उसके लिए भी क्या कंडीशन लगाया गया, ये देखिए। जो व्यापारी परमिट लेंगे उन्हें भी गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यापारी क्या करे, हम तो परमिट ले भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसको जो है से क्या चीज़, गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने का अनुमति बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। इस नीति को लूटपाट का नीति के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा नीति को, वही कार्टेज अर्मेडा काफिला नीति को लूटपाट की नीति की रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगाली एवं ब्रिटिश के बीच गुजरात के सवाली में 1611 में युद्ध लड़ा गया, जहां ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए। सवाली के युद्ध में पुर्तगाली जो है पराजित हुए। उसका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कैप्टन बेस्ट कर रहा था। फिर 1661 में, दोनों डेट परफेक्ट नहीं बताया गया, 60 कहीं पे 61 भी आपको देखने को मिलेगा, कोई ऑथेंटिक बुक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 60-61 यानी कि 60-61 में जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो होता है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ किया गया, और उपहार स्वरूप पुर्तगालियों को मुंबई को ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया गया। जैसा मुंबई उसका बाप का था, यानी कि उठाया और दे दिया।
लेकिन फिर आगे क्या होता है कि मुंबई को ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया गया, जिसे ब्रिटिश राजकुमार 1600, ब्रिटिश राजकुमार कौन? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? कैथरीन के साथ में, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में। तो ब्रिटिश राजकुमार 1668 में मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 पाउंड की वार्षिक दर से बेच दिया। दहेज वाला चीज रखा नहीं कर, साला दहेज वाला चीज है, क्या काम आएगा, चलो दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कितना, ये याद रखने वाली बात है, आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि 10 पाउंड की वार्षिक दर से उसने क्या किया, जो मुंबई जो क्षेत्र जो उसको दहेज में मिला था उसको बेच दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। पुर्तगालियों द्वारा चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह की दर्जा दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगालियों द्वारा जो है चटगांव बंदरगाह को किस बंदरगाह का दर्जा गया? तो महान बंदरगाह का दर्जा दिया गया, दर्जा दी गई। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ा था। वहीं शाहजहां ने 1632 में हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया और 1686 में औरंगजेब ने चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों से खाली करवाया। औरंगजेब ने भी था जो चटगांव बंदरगाह को जो है सो पुर्तगालियों से खाली करवाया था। कब? 1986 में, 1686 में, और 1632 में जो है सो हुगली जो है कि शाहजहां के ने 1632 में हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया था। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम लोग तो विस्तार में पढ़ लिया कि वो कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य को विस्तार किया, कहाँ कहाँ पर वो अपना व्यापारिक केंद्र खोला, कब उसका कौन वायसराय आया, कब उसका कोई व्यापारी आया, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो है पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या योगदान रहा। तो पॉइंट वाइज हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो आपका दिख रहा होगा कि भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की कृषि के प्रचलन को सिखाया एवं प्रसारित किया। जो खैनी जिसको बोलते हैं, तंबाकू के जो खाने के लिए आज लोग इतना जो है, आज उसी कारण से कैंसर की बीमारी हो रहा है, ये सब पुर्तगाली का ही देन है, जिसने ये तंबाकू का कृषि का प्रचलन जो यहाँ पे प्रसारित किया, वो पुर्तगाली ही ने किया था। किस चीज़ का? तंबाकू का कृषि। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है सिर्फ भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना जो है सिर्फ पुर्तगालियों द्वारा किया गया। कब किया गया? 1556 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे? तो गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई है पुर्तगालियों के द्वारा। अब अगर बात किया जाए कि भारत में भवन निर्माण का भौतिक स्थापत्य पद्धति का प्रचलन पुर्तगालियों ने लाया, जिसका तात्पर्य नुकीले मेहराब होता है। इस पद्धति के माध्यम से भारत में गिरजाघर भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पानी जहाज निर्माण की पद्धति भी पुर्तगालियों ने ही उन्नत किया है। पुर्तगालियों ने ही इस पद्धति को लाया है। आगे पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या रहा होगा? इनका पतन का कारण, आखिर पुर्तगाली आए तो, लेकिन इनका पतन का कारण क्या रहा? आखिर ये पतन क्यों हो गए, लुप्त क्यों हो गए, चले क्यों गए? तो ये आज देखते हैं। तो इसका पॉइंट वाइज इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं पुर्तगाली द्वारा ईसाईकरण, जो वही विवाह की नीति जो लाया गया, विवाह का नीति कि हम यहाँ पर भारत में क्या करेंगे, ईसाइयों की संख्या बढ़ाएंगे, वो अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा पुर्तगालियों द्वारा ईसाईकरण की पद्धति अपनाई गई। भारतीय महिलाओं को पुर्तगाली पुरुषों से विवाह कराया गया, जिसके अंतर्गत महिला को जबरन विवाह कराया गया था। जो महिला तैयार नहीं थी शादी करने के लिए, भारतीय महिला तैयार नहीं थी शादी करने के लिए, उसको भी जबरन पुर्तगालियों के द्वारा विवाह करवाया गया था। तो इसी कारण से जो था वह महिला एवं उनके परिवार जो थे विरोधी हुए, और अंततः ईसाईकरण की पद्धति के परिणाम स्वरूप भारतीय का साथ पुर्तगालियों को नहीं मिला, और अंततः बिना समर्थन के भारत के बड़े क्षेत्रों पर वो कब्जा नहीं कर पाए। जब तक आपको किसी को समर्थन नहीं मिलेगा, नियर बाई किसी को अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप कैसे साम्राज्य को विस्तार कर पाइएगा, कैसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर पाइएगा? तो वही हुआ पुर्तगालियों के साथ में। भारतीयों को जैसे समर्थन उसको मिला ही नहीं, तो वो बड़े क्षेत्र पर क्या पर कब्जा नहीं कर पाया, इसी कारण वो असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पुर्तगाली की लूटपाट की नीति, वही कार्टेज अल्मेडा काफिला का नीति ने पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोही उत्पन्न किया।
जैसे में भारतीय हो गया, यूरोपीय और अरब व्यापारी, ये टैक्स देने का जो वो लफड़ा लगाया, परमिट लेने का वो लफड़ा लगाया। अगर परमिट कोई ले भी ले रहा है तो उसको जो है सो गोला बारूद और मिर्च का, काली मिर्च का व्यापारी नहीं करने का अनुमति दे रहा। इस पे जो हुआ इसमें भी उसका क्या व्यापारी जो विरोधी उत्पन्न हुए, जिसमें भारतीय रहा, भारतीय व्यापारी रहे, यूरोपीय व्यापारी रहे और अरब के व्यापारी शामिल थे। और इन्हीं विरुद्ध के परिणाम स्वरूप नियंत्रित करने में असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली का स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। किसके द्वारा? स्पेन द्वारा किया गया। पुर्तगालियों का जो हनन हो रहा था स्पेन द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेन द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली जो है से अपने देश की स्वतंत्रता का संघर्ष में लीन हुए और भारतीय उपनिवेशों को विस्तार पर केंद्रित होकर बल नहीं दे पाए। इसमें भारतीय को उपनिवेशों को केंद्रित होकर के वो बल नहीं दे पाए, इसका भी एक पतन का मुख्य कारण था। नोट में कुछ पॉइंट्स आपको, तो कि यहाँ पर 2 पुर्तगाली ईसाई पादरी आए थे, मोन्सेनरेट और अकाबी पुर्तगाल से भारत आए थे। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को आपको पास मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।